नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। 2024 के सियासी शतरंज के महासंग्राम के लिए 2023 में ही बिसात बीत चुकी है। आम चुनाव में 4 महीने का ही वक्त है। दोनों तरफ से सत्ता हासिल करने का खेल तेज होता जा रहा है। बीजेपी हो या फिर INDIA ब्लॉक, दोनों तरफ से हर वो काम किया जा रहा है जिससे जनता जनार्दन में यह मैसेज दिया जाए कि उनका ही धड़ा देश और जनता का भला कर सकता है। कल खत्म हुए संसद का शीतकालीन सत्र इससे अछूता नहीं कहा जा सकता। पूरी की पूरी लड़ाई 2024 की ओर इशारा कर रही थी। यहां तक कि संसद का यह सत्र ऐतिहासिक भी कहा जा सकता है। इसके पीछे अच्छी वजह भी हैं और चिंता में डालने वाली वजह भी है। क्यों यह ऐतिहासिक है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आज इंडिया ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन की बात करते हैं। देश के कई शहरों में इंडिया ब्लॉक ने संसद के शीतकालीन सत्र से निलंबित 146 सांसदों के समर्थन और बीजेपी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी के नेता शरद पवार, आरजेडी के सांसद मनोज झा, CPM के नेता सीताराम येचुरी सहित कई नेता शामिल हुए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। ये है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 MPs को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहां नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कहीं जो 147 MPs में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वह कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए सभी राजनीतिक दल पूरे दिन से तैयार है। विपक्ष के इन तेवरों से साफ है कि 2024 की लड़ाई 2023 में ही गरमाई गई है। लेकिन विरोध प्रदर्शन सिर्फ इंडिया ब्लॉक के लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है। विरोध प्रदर्शन सत्ता पक्ष की तरफ से भी हुआ है। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मामले में सत्तारूढ़ सांसदों ने कल ही राज्यसभा में 1 घंटे तक खड़े होकर अपना विरोध दर्ज करा दिया था। NDA में शामिल दलों ने अलग अलग शहरों में भी विरोध प्रदर्शन किया है और उपराष्ट्रपति की नकल करने को लेकर संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का अपमान करार दिया है। यानी निलंबन बनाम अपमान का यह मुद्दा अब 2024 के आम चुनावों तक शांत होता नहीं दिखता है। अब आपको इन दोनों विरोध प्रदर्शनों की वजह बताने जा रहे हैं। संसद की सुरक्षा में 13 दिसंबर को चूक हुई। यह संसद पर हमले की बरसी का दिन था। 2 लोगों ने लोकसभा की विजिटर्स गैलरी से नीचे छलांग लगा दी। हालांकि पकड़े गए, उनके कई और साथी भी संसद के बाहर से पकड़े गए। पुलिस ने UAPA लगा दिया और इस मामले की अब जांच चल रही है। इसी घटना को लेकर विपक्षी दल ने यह मांग की कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर जवाब दें। गृह मंत्री के बजाय सरकार की तरफ से दूसरे मंत्रियों ने संसद में मोर्चा संभाला और बयान दिया, लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ
उसने आरोप लगाया कि गृह मंत्री संसद के बाहर एक इंटरव्यू में पूरी घटना पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन संसद को आकर कुछ नहीं बताना चाहते। इससे हंगामा बढ़ने लगा और एक के बाद एक दोनों सदनों से 146 सांसद 4 दिन के अंतराल में बारी बारी से धीरे धीरे कर निकाल दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। विपक्ष का आरोप है कि सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाहती, इसीलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, जबकि सरकार का यह साफ कहना है कि ये सांसद लगातार नियमों को तोड़ रहे थे, स्पीकर की और उपराष्ट्रपति की बात नहीं सुन रहे थे, इसीलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में व्यवधान पैदा कर रहे थे, इसीलिए मजबूरी में यह कार्रवाई की गई है। हालांकि यह निलंबन सिर्फ इसी सत्र यानी शीतकालीन सत्र के लिए था। सत्र कल खत्म हो गया है तो निलंबन भी अब खत्म हो चुका है, लेकिन इस निलंबन पर 2023 में शुरू हुई यह सियासत 2024 के चुनावों की बिसात तो बिछा चुकी है। तो यह एक विरोध प्रदर्शन हुआ। अब एनडीए के सांसद जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसके बारे में भी विस्तार से आपको बता देते हैं। निलंबन से जो सियासत शुरू हुई वो नकल पर आकर यानी मिमिक्री पर आकर दो तरफा हो गई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की। संसद से निलंबन के बाद जब सांसद प्रदर्शन कर रहे थे नई संसद की सीढ़ियों पर, उसी दौरान कल्याण बनर्जी ने ऐसा किया। राहुल गांधी वीडियो में दिखे कि वो अपने मोबाइल में इस घटना का वीडियो बना रहे थे। बीजेपी ने इस घटना की कड़ी निंदा की और विपक्ष को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी का नाम लेकर बाकायदा राज्यसभा में रिजोल्यूशन पास हुआ। सड़कों पर कार्यकर्ताओं ने उतरकर प्रदर्शन किया, लेकिन नकल पर 2023 में शुरू हुई सियासत 2024 के चुनावों तक जारी रहेगी। अब बात 2024 की तैयारियों पर करते हैं। बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिनों की बैठक दिल्ली में शुरू हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहे। आज की बैठक अभी कुछ ही मिनट पहले खत्म हुई है। वहीं बीजेपी ने चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाई है। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी अब प्रचार की कमान खुद अपने हाथ में संभालेंगे। पीएम शुरू करेंगे राज्यों का दौरा। लगभग हर राज्य में पीएम को जाना है। वो 2 से 3 दिनों तक राज्य में रुकेंगे। ये कार्यक्रम चुनाव तक लगातार जारी रहेगा। सरकारी दौरों में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, शिलान्यास किया जाएगा और पुरानी योजनाएं जो कही थी उनका फीडबैक भी प्रधानमंत्री खुद लेंगे। बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन इस कार्यक्रम के लिए होगा। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी या कमजोर 160 सीटों पर बीजेपी जनवरी में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। यह खबर भी बीजेपी के सूत्रों के हवाले से आई है। यानी चुनाव की तारीख की घोषणा के पहले हारी हुई सीटों पर बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। इन सीटों पर पार्टी को मजबूत करने के लिए पिछले 2 साल से क्या क्या काम चल रहे हैं उसके रूपरेखा तैयार की गई है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने कमजोर सीटों पर पहले उम्मीदवार घोषित किए और इसका फायदा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पार्टी को मिला। कई सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया। सांसदों के प्रदर्शन पर बीजेपी ने जनता से सीधे सवाल किए हैं। नमो ऐप पर सरकार के प्रदर्शन, योजनाओं के क्रियान्वयन पर जनता से सीधा फीडबैक मांगा जा रहा है। हर संसदीय क्षेत्र में 3 सबसे अधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम मांगे गए हैं। इसी आधार पर लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों का नाम भी तय हो सकता है। लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र और चुनाव अभियान समिति का गठन बहुत जल्द होगा। घोषणा पत्र के लिए भी देश भर से पार्टी सुझाव मांग रही है। तो ये तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी की हो गई, लेकिन एक्सपर्ट क्या कहते हैं आइए सुनवाते हैं आपको। बद्री नारायण जो कि जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका क्या कहना है बीजेपी की तैयारियों पर। तैयारी हर पक्ष करता है। जो पक्ष पहले तैयारी करता है उसको ज्यादा फायदा होता है। कई बार जो ज्यादा फायदा होता है इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको कितने सेंसिटिव मुद्दे मिल जाते हैं। तो विपक्ष के पास तैयारी तो बीजेपी पहले से कर रही है, विपक्ष ने भी करना शुरू कर दिया है, लेकिन मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास, क्योंकि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का मुद्दा फेल कर चुका है, जो उनका बड़ा मुद्दा था जिस पर बहुत इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने। तो अब देखना ये है कि विपक्ष कौन से मुद्दे को उठाता है। बेरोजगारी को हो सकता है मुद्दा बनाए, क्योंकि जो अभी पार्लियामेंट कांड हुआ, इसमें कांड, उससे बेरोजगारी के इशू को उठाना चाहेंगे वो लोग।
और कन्वेंशनल इशू महंगाई और अव्यवस्था और ये सब तो रहेगा ही, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तो विपक्ष के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुद्दा नहीं। दूसरा जो है बीजेपी को जो फायदा ये है कि बीजेपी वैसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल थॉट, वेल प्लान ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़ी इलेक्टोरल मशीन है, और फीडबैक उनका जो सिस्टम है बहुत मजबूत है, उससे उनको फीडबैक बहुत मिलता है, और उस फीडबैक से वो अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, जो कि कांग्रेस को सुविधा नहीं है। कांग्रेस के फीडबैक बीच से आते हैं, इनके फीडबैक ग्रास रूट से आते हैं। तो इसलिए बीजेपी को इसमें एज है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी, प्लानिंग ऑफ द इलेक्शंस। और तीसरा जो बड़ा एज है वो है नरेंद्र मोदी का होना। नरेंद्र मोदी आप समझिए कि अगले ही चुनाव में एक बहुत बड़े गेम चेंजर होंगे, और मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी उनको अगले चुनाव में किसी तरह से डिफिकल्टी होगी बीजेपी को अपने बहुमत को सिद्ध करने में। हालांकि अभी कहना मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन 5 महीने, और 5 महीने में राजनीति जैसा आप जानते हैं कि बहुत जल्दी बदलती है, लेकिन जो जिस तरह से कनेक्ट बना रखा है बेनिफिशियरीज का, एक बड़ी संख्या बेनिफिशियरी जो बियॉन्ड कास्ट काम करती है, बियॉन्ड कम्युनिटी काम करती है, उसको एक कम्युनिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। विपक्ष के पास उस बड़ी कम्युनिटी को जोड़ने का कोई और तरीका नहीं है। कास्ट पर आप जोड़ नहीं सकते, कास्ट पर जोड़ने की कोशिश की तो फेल कर गए। और दूसरे देखने हैं कि क्या तरीका विपक्ष निकालता है। इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन से थोड़ा निकालेंगे, विभिन्न जातियों को टिकट देके निकालेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इनसे। छोटे छोटे मुद्दे तो खड़े होते हैं, छोटे छोटे वोट बैंक तो आपको मिलते हैं। बड़े वोट बैंक के लिए एक बड़ी नैरेटिव होनी चाहिए, और विपक्ष के पास इस समय बड़ी नैरेटिव नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले चुनाव में बीजेपी एक मजबूत स्थिति में रहेगी, क्योंकि उनकी प्लानिंग, तैयारी, फीडबैक, नैरेटिव, सारी चीजों में वो अभी आगे। और ऐसा नहीं है कि तैयारी एक तरफा है, विपक्षी इंडिया ब्लॉक भी तैयारी में जुटा हुआ है। दिल्ली में अहम बैठक हुई थी, आपको पता होगा। बैठक में 28 दल शामिल हुए। ये इंडिया गठबंधन बनने के बाद चौथी बैठक थी। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में जो कुछ खास हुआ, ये तय हो गया कि पीएम पद का कोई चेहरा नहीं दिया जाएगा, चुनाव के बाद तय करेंगे। नेशनल एक्शन प्लान बनेगा, यानी एक तरीके का साझा घोषणा पत्र भी तैयार किया जाएगा, जैसा कि हमारे पास जानकारी है, और उसी के तहत चुनाव लड़ने की कोशिश में इंडिया ब्लॉक लगा हुआ है। देश भर में 8 से 10 जनसभाएं करने का इरादा भी इंडिया ब्लॉक के तमाम बड़े नेताओं का है। इसी बैठक में ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने रखा था। उनके प्रस्ताव का केजरीवाल ने समर्थन भी किया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाद में कहा कि अभी चुनाव में जीत पर फोकस करना चाहिए, बाद में चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का नाम तय करेंगे। अचानक से ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव से कांग्रेस पार्टी में असहज सी स्थिति पैदा हो गई है। ममता बनर्जी के यूटर्न से कांग्रेस पार्टी के नेता, इनफैक्ट इंडिया ब्लॉक के नेता सख्ते में हैं। बैठक से पहले मिले थे ममता और केजरीवाल, आपस में मिले तो कहा जा रहा है कि वहां पर यह रणनीति बनी थी। पार्टी की नेता ममता बनर्जी के यूटर्न को इसी मुलाकात से जोड़कर देख रहे हैं। संदेश ये गया है कि राहुल गांधी की लीडरशिप पर सहयोगी दलों को भरोसा नहीं है, इसीलिए ममता बनर्जी ने अपनी तरफ से खड़गे साहब का नाम आगे कर एक तरीके से कांग्रेस को फंसा लिया है कि खड़गे जो कि दलित समाज से आते हैं, उनके नाम का कैसे विरोध करोगे। और दूसरा शिकार ये किया कि राहुल गांधी की लीडरशिप को कम से कम उनको नहीं मानना है, ये उन्होंने साफ कर दिया। कांग्रेस के सामने समस्या ये है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में फिलहाल 4 राज्यों में से 3 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई थी। 2 राज्यों में सत्ता चली गई। अध्यक्ष बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन कार्यकर्ता राहुल गांधी से ज्यादा खुद को कनेक्ट महसूस करते हैं। ऐसे में हार के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी सीटों के बंटवारे में कितनी सीटें ले पाएगी, कहना अभी मुश्किल है। हम इसलिए ये आपको बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठकें अचानक से 4 राज्यों में चुनाव के दौरान होनी बंद हो गई थी। मध्य प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन के 2 सहयोगी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तीखी तकरार बाकायदा कैमरों के सामने दिखी। सीटों पर गठबंधन तो नहीं हुआ, कोई ऐसी रैली भी 4 राज्यों में इंडिया ब्लॉक के चुनाव के वक्त में इन राज्यों में नहीं दिखाई दी। समस्या सिर्फ यही नहीं है, और भी कई मसले हैं जो अभी तक तय नहीं हुए हैं। 4 बैठकों के बाद भी इंडिया के इस ब्लॉक का
संयोजक का नाम तय नहीं हुआ है। बिना संयोजक के, बिना लीडर के ये गठबंधन इस वक्त चल रहा है। कांग्रेस की भूमिका इसमें बड़ी होगी या नहीं होगी, या वो पर्दे के पीछे रहकर किसी छोटी पार्टी के नेता के नाम को आगे बढ़ाएगा, इसमें भी क्लैरिटी नहीं है। सीटों का बंटवारा जून से लेकर दिसंबर खत्म होना आ गया, करीब 6 महीनों में अब तक नहीं हो पाया है, जबकि पहली बैठक में तय हुआ था कि बीजेपी के सामने कम से कम 400 ऐसी सीटें होंगी जहां पे 1 to 1 मुकाबला किया जाएगा। क्या एक दूसरे के लिए कुछ सीटों को ये सहयोगी दल आपस में छोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप बीजेपी के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं तो ऐसी बहुत सी सीटें आएंगी जहां पर जिसका उम्मीदवार नहीं मिल रहा होगा उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा। अभी जब आप पिछली 5 राज्यों का चुनावों का नतीजा का दिन का कार्यक्रम देखें तो उस दिन शाम को जब प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों को संबोधित किया, जिस तरह से उन्होंने विषय उठाए, जिस तरह से उन्होंने नए जातियों के बारे में बात किया, मुझे लगता था कि वो 2024 का चुनाव का पहला चुनावी भाषण है। क्योंकि एक तरह से उन्होंने अपने भाषण में जिन मुद्दों पे वे अगली चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं उसको उन्होंने उस एक स्पीच में तय कर दिया। उसे मैं और एक स्वरूप में बताऊं तो वो 4 म के आधार पे 2024 का चुनाव लड़ने का कोशिश कर रहे हैं। पहला म है प्रधानमंत्री मोदी, दूसरा म है महिला वोट, तीसरा म होगा मंदिर का वोट, और चौथा म होगा एक मजबूरी। विपक्ष ना हो जुड़ के काम करने के कारण से जो मजबूरी बीजेपी देख रही है, इन 2 विषयों का वो इस्तेमाल इस चुनाव के प्रचार में करेगा। दूसरी तरफ आप इंडिया अलायंस को देखें तो वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस चुनाव में अगर उन्हें कुछ करना है, सबको साथ मिलके कुछ करना है, तो उसकी तैयारी उनको जल्दी से ही करनी पड़ेगी। सो इंडिया अलायंस में भी आप वो देखेंगे, उनको 2 तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। पहली ये कि जिन राज्यों में इंडिया अलायंस के पार्टनर्स ही प्रमुख विरोधी हैं, वो दिल्ली में हो सकता है, वो पंजाब में हो सकता है, वो वेस्ट बंगाल में हो सकता है, केरल में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, जहां इंडिया अलायंस के पार्टियां ही विरोध में हैं एक दूसरे के, वो उन राज्यों में एक तरह का एक अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, क्या वो अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा, क्या वो सीट बंटवारा इन राज्यों में हो पाएगा, और अगर वो सीट बंटवारा भी हुआ, क्या वोट ट्रांसफर हर एक चुनावी क्षेत्र में हो सकेगा या नहीं। ये एक बहुत ही मुख्य बात है। नेताओं के बीच में एक सम्मति हो सकती है, नेताओं के बीच में एक अलायंस हो सकती है, पर ग्राउंड लेवल पे पार्टी के समर्थक जो हैं, क्या एक पार्टी के समर्थक दूसरे पार्टी को अपना वोट ट्रांसफर करेंगे, ये एक बहुत ही बड़ी मुद्दा है। और तीसरी और आखिरी बात, इंडिया अलायंस की बात करूं तो क्या वो नेतृत्व के आधार पे बीजेपी एनडीए के विरुद्ध चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अगर इस नेतृत्व के बात को उन्होंने छुआ तो मुझे लगता है कि ये स्पर्धा शुरू होने से पहले ही वो हार जाएंगे, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि ये नेतृत्व का एक चुनाव हो, नेतृत्व के बारे में एक टसल हो, और अगर इंडिया अलायंस उसको नेतृत्व का एक टसल बना देता है, मुझे लगता है शुरू से ही वो वहां काफी पिछड़ जाएगा, क्योंकि लीडरशिप के मामले में प्राइम मिनिस्टर मोदी 9 साल से वो लीडरशिप के आधार पे बीजेपी एनडीए को आगे लेके जा रहे हैं, और अभी इंडिया अलायंस अपना लीडर का अनाउंसमेंट करेगा तो उनके लिए उतना समय नहीं रहेगा कि वो उसका इस्तेमाल ठीक से कर सके। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू के राजौरी में आतंकियों ने सेना के वाहन पर कल हमला किया था। अब इस हमले के और डिटेल्स मिलते जा रहे हैं। 4 जवान इसमें शहीद हुए हैं, 3 गंभीर रूप से घायल हैं।
यह हमला घात लगाकर किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के 2 वाहनों को निशाना बनाया गया था। अचानक से आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी और फिर जाकर जंगलों में छिप गए। इस घटना के बाद एनआईए की टीम भी राजौरी अब पहुंच गई है और जांच में जुटी है। आप इस हमले की गंभीरता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि एनआईए की टीम को दिल्ली से वहां पर भेजा गया है। टीम लगातार तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। लगातार पुंछ और राजौरी में आतंकी हमले पिछले दिनों में बढ़े हैं, जबकि पहले यहां ना के बराबर थे। जंगल पहले भी था, लेकिन आतंकी इस तरह का हमला नहीं कर पाते थे। अब इस जंगल की आड़ लेकर आतंकी हमला कर जाकर दोबारा जंगलों में छिप जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बच ही जाते हैं। आतंकियों के कई टॉप कमांडर्स को सेना ने इन इलाकों में ढेर भी किया है। जो हमला हुआ है उसको लेकर अब गांव वालों से पूछताछ, आसपास रहने वालों से पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या गांव वालों का भी कोई रोल था। इस बात की आशंका है कि बिना ग्रामीणों की मदद के आतंकी उधर छिप नहीं सकते हैं। यानी कुछ लोग इधर हो सकता है जो गद्दारी कर रहे हों, जो आतंकियों से मिले हों, या तो डर के हों या उनके अपने बच्चे ही आतंकवाद का काम अपने हाथ में लिए हों। जम्मू में एक महीने में यह दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। पिछले महीने 22 नवंबर को पुंछ के कालाकोट के जंगल में मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन सहित 5 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद लश्कर के 2 आतंकी मुठभेड़ में मार गिराए गए थे। पुंछ और राजौरी में सेना के 20 से 25 विदेशी आतंकी ऑपरेट करते हैं। पुंछ और राजौरी दोनों जम्मू के इलाके में आते हैं और 2003 से 2020 के बीच इलाका पूरी तरीके से आतंकवाद से मुक्त रहा। लेकिन अचानक इन दिनों यहां पर आतंकवाद बढ़ा है। बड़ा सवाल है कि राजौरी पुंछ में क्यों आतंकवादी वारदातें बढ़ गई हैं, जबकि ये इलाका कश्मीर में हिंसा के वक्त भी बिल्कुल शांत माना जाता था। लेकिन अब यहां आतंकियों की गतिविधियां बढ़ी हैं। अप्रैल 2021 के बाद इन इलाकों में लगातार मुठभेड़ की खबरें आई हैं। इस साल अप्रैल मई में 10 जवान शहीद हुए थे। इस साल अब तक आतंकियों ने 6 हमले इस इलाके में किए हैं। अब तक कुल 19 जवान इस इलाके में शहीद हुए हैं। पिछले 2 साल में 39 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों के हमले के पीछे बड़ी वजह उनका बौखलाना भी है। सेना के ऑपरेशन में टॉप आतंकी कारी और मुनव्वर मारा गया। 14 आतंकियों को सेना ने अब तक इस इलाके में मार गिराया है। 13 आतंकी एलओसी पार करते हुए मारे गए हैं। कुल मिलाकर 27 आतंकी मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए हैं। आतंकी लगातार सेना के ऑपरेशन से घबराए हैं, बौखलाए हैं। कश्मीर में आतंकवाद पर बहुत हद तक लगाम है, लिहाजा उनकी नजर अब इस इलाके में है। इस इलाके में बेहद घना जंगल है। राजौरी के डेरा की गली से बफलियाल के बीच 12 किलोमीटर घना जंगल है। जंगल में वाहनों से घुसना आसान नहीं है। पहाड़ों की चोटियां और प्राकृतिक गुफाओं में आतंकी छिपे रहते हैं। एलओसी पर तारबंदी है, लेकिन 42 गांव तारबंदी से दूर हैं, बचे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो इन गांवों के लोगों तक आतंकियों का पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। 250 किलोमीटर के एलओसी पर कई ऐसी जगह जहां से आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। एक बार जंगल में घुसने पर आतंकियों की तलाश आसान नहीं होती, इसीलिए वो जंगल में छुप जाते हैं। आतंकी भी इन जंगलों के रास्तों को पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, लेकिन वो छुपने में, सेना की नजरों से बचने में कामयाब कई बार होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। इसीलिए जंगल में आतंकियों द्वारा चारवाहों के इस्तेमाल की आशंका बनी रहती है। आतंकी इन जंगलों के सहारे वापस लौटने की फिराक में भी रहते हैं कि हमला किया, छुप गए और फिर वापस पाकिस्तान लौट गए। तो आप समझ सकते हैं कि वो इलाका जो बेहद घने जंगलों से भरा है, एलओसी के पास है, आतंकी उसका इस्तेमाल हम लोग के लिए करते हैं। सुरक्षा बल हेलीकॉप्टर से भी यहाँ के जंगलों में ऑपरेशन चलाते हैं और आतंकियों को ढेर करते रहते हैं। अभी भी तलाशी अभियान में हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। सेना की पूरी कोशिश है कि कायराना हमले के जिम्मेदार किसी भी आतंकी को इस बार भी बख्शा नहीं जाए। वहीं आतंकी जंगल में ना घुस पाए, उसको लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। इस घटना पर और ज्यादा जानकारी मेरे सहयोगी नजीर मसूदी से।
आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सुराग नहीं मिला है कि वो कहाँ छुपे हैं। आज पूरे दिन कई तरह के प्रयास थे। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी NIA भी यहाँ पहुँची और उसने भी अब जांच में वो हिस्सा ले रही है। सुरक्षा फोर्सेस ने कई एक गाँव के लोगों को हिरासत में लिया है ताकि उनसे तफ्तीश की जाए, पूछताछ की जाए कि क्या उनके घरों में शायद मिलिटेंटों ने पनाह तो नहीं ली थी। इससे पहले उन्होंने वहाँ आर्मी पर फायरिंग की जिसमें 4 सेना के लोग मारे गए, 3 और ज़ख्मी हुए हैं। एक बहुत ही बड़ा हमला था, फायरिंग अटैक था, जो पिछले 1 महीने में दूसरा बड़ा अटैक है। पिछले महीने 22 और 23 तारीख को ही कालाकोट में 5 सोल्जर मारे गए जिसमें 2 कैप्टन भी थे। उससे अंदाज़ा लग रहा है ये पूरा इलाका किस तरह से मिलिटेंटों का जैसे गढ़ बन गया है। आर्मी ने पिछले महीने के इनकाउंटर के बाद ये बताया कि इस इलाके में अभी भी 20 से 25 फॉरेन आतंकी है, जिससे ये भी अंदाज़ा है कि कितने ये ट्रेन है। आर्मी का कहना था कि जब पिछले महीने का इनकाउंटर हुआ, वो 2 मिलिटेंट जो जिसमें मारे गए वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अलावा कई और मुल्कों में भी उन्होंने ट्रेनिंग की थी। तो हार्डकोर बैटल हार्ड मिलिटेंट्स आते हैं। जैसे आज के हमले में ये है कि आज जो PFF जो लश्कर का फ्रंट है उसने जो जिम्मेदारी इस अटैक की कबूल की है, उसने कुछ पिक्चर्स इस अटैक की रिलीज़ की है। इससे लग रहा है वो उनको बॉडी, जब वो फायरिंग करते हैं तो उनके पास बॉडी कैम्स होते हैं, तो वो जिसकी फ़िल्म बनाते हैं अटैक की, उसके बाद वो रिलीज़ करते हैं। इसी तरह अप्रैल में भी उन्होंने किया, जब एक आर्मी ट्रक को एम्बुश किया गया, 5 सोल्जर मारे गए, उसके बाद उसकी वीडियोज़ उन्होंने रिलीज़ कर दी। एक तरह का प्रोपेगेंडा साइप होता है। लेकिन कुल मिला के एक तरफ से एक ऑपरेशन जारी है, दूसरी तरफ से कई लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे तफ्तीश जारी है। और ये अब आपको सुनवाते हैं जाने माने सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो इस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल BS जसवाल क्या बताते हैं, क्यों ये वारदातें बढ़ी है? इतने टेररिस्ट वहां पे आ गए 20-25, और ये जो इलाका है ब्रजौरी, पुंछ, हिल काका वगैरह जो है, इसके अंदर हमें पता नहीं चला। थोड़ा सा इंटेलिजेंस का इक्लिप्स है, वहां पे कमी है। हो सकता है कि हाल में जो पाकिस्तान के अंदर कुछ इंडिया से डेजिग्नेट किए हुए टेररिस्ट हैं, उनको वहां पे न्यूट्रलाइज किया गया है और पाकिस्तान इंडिया को ब्लेम कर रहा है। इंडिया ने नहीं किया, उन्हीं के खुद के टेररिस्ट ने किया है। तो उसके लिए हो सकता है ये एक रिटेलिएटरी एक्शन उन्होंने किया है। अगर ये कार्रवाई उनकी तरफ से हुई है तो हमें क्या करना चाहिए? मैं रेकमेंड करता हूं सबसे पहले कि जो आइडियल ट्रूप टू ग्राउंड डेंसिटी थी उसको वापस कायम किया जाए और वही ट्रूप्स जो बाहर निकाले गए उनको दोबारा वापस लाया जाए, क्योंकि वो टेरेन से वाकिफ है, वहां पे इंटेलिजेंस का अपैरेटस जो है उसके साथ वो वाकिफ है, सिविलियंस के साथ में वो लोग वाकिफ हैं, और वहां पे उनकी जगह जिसको भेजना है वो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर डिसाइड हो जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक कंसंट्रेशन हो चुका है और यहाँ पे काफी कैजुअल्टीज और एनकाउंटर्स हुए हैं पिछले साल और इस साल भी। सिचुएशन ये कहती है कि हमें यहाँ पर सस्टेन्ड ऑपरेशन करने चाहिए, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके, जैसे कि 2001 में शायद सर्पविनाश वहां पे हिल काका के अंदर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जहां पर टेररिस्ट इकट्ठे हो गए थे, उनको वहां से खदेड़ा गया था और मारा गया था। तकरीबन 103 टेररिस्ट वहां पर मारे गए थे। उस टाइप का ऑपरेशन हमें यहाँ पे करना चाहिए ताकि ये टेररिस्ट जो है उस इलाके से बाहर जाकर कैनवस को एक्सपैंड न करें और वहां पे कोई कार्रवाई न करें। जहां तक एक्शंस का सवाल है, ये कंकरेंट एक्शंस होने चाहिए, बॉटम अप और टॉप डाउन, और ये कन्वर्ज होने चाहिए एक्शन के तौर के ऊपर। बॉटम अप मैं कहना चाहूंगा टेक्निकल लेवल के ऊपर, मसलन
जो टैक्टिक्स ये हमारे ट्रुप्स जंगल के अंदर अख्तियार कर रहे हैं, उसमें तब्दीली लानी है, कैसे करना है। अगर कहीं उनकी एडवांटेजेस पोजीशंस हैं, तो आजकल लड़ाई चतुराई के साथ में होती है। ये नहीं कि आप उनके साथ भिड़ते जाएं और कैजुअल्टी हमारी आते जाए। हमारा जवान बहुत प्रेशियस है। मैं बजाते खुद जब नॉर्दर्न कमांड में था, मैंने एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर दिया था। उसमें मैंने ये कहा था कि अगर सिचुएशन आती है कि टेररिस्ट जो है ऊपर है क्लिफ के ऊपर और आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, आसानी से उनका एक आदमी हमारी कई कैजुअल्टीज जो है वो कर सकता है। अगर ऐसी स्थिति आती है, डिसएंगेज। कोई फायदा नहीं कि इतनी कैजुअल्टीज बाय करो और वो वहां से इतना फुर्तीला है कि वो खिसक जाएगा। डिसएंगेज करो, और क्योंकि वो उसी इलाके में ऑपरेट कर रहा है, वो कुछ दिन के बाद दोबारा हमारे जाल में फंसेगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। जब खिलाड़ी अपना सम्मान लौटा दे तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना दुखी होगा। जब कोई खिलाड़ी रोते हुए संन्यास लेने की घोषणा कर दे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। ये दोनों शानदार खिलाड़ी रहे और देश का मान इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नहीं कई बार बढ़ाया है, और जब ये मेडल जीतते तो पूरा देश खुशी में झूमता था। इनमें अभी भी बहुत खेल बचा हुआ है। बजरंग पुनिया ने आज पद्मश्री सम्मान लौटाने का ऐलान कर दिया। वह अपना मेडल लेकर प्रधानमंत्री के निवास तक गए और वहीं सड़क पर अपना मेडल पद्मश्री का जो उनको मिला था वहां लेकर बैठ गए। इससे पहले कल साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी थी। साक्षी ने अपने जूते टांग दिए, शी हैज हैंग हर शूज, जो कि अंग्रेजी की कहावत है संन्यास लेने के लिए। वो जूते जिसे पहनकर उन्होंने न जाने कितने मेडल राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते और देश का सम्मान बढ़ाया, हरियाणा का सम्मान बढ़ाया। वो रोती हुई बिलखती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर निकली थी और वहाँ से चली गई। और ये संन्यास इसलिए नहीं लिया गया कि उन्होंने काफ़ी उम्र तक कुश्ती खेल ली थी और अब वो रिटायरमेंट लेना चाहती हैं, वो उम्र दराज हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं था, उनमें अभी भी कुश्ती बची थी और देशवासियों को उनसे मेडल की आज भी आस थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजबूरन दोनों खिलाड़ी आज पस्त हैं, परेशान हैं और अब खेल से, इस एक्टिव खेल से दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। बजरंग पुनिया को सुनिए। बजरंग जी, आपके रेसलिंग के करियर के बारे में बताइए। आप क्या रेसलिंग कंटिन्यू करेंगे? पद्मश्री तो वापस मैडम रेसलिंग तो कर रहे हैं। रेसलिंग में कोई ये नहीं, रेसलिंग को कोई ब्रजभूषण नहीं छुटवा सकता रेसलिंग को हमारी को। लेकिन जो सरकार ने जो हमारे से वादा किया था वो सरकार नहीं पूरा कर पाई, क्योंकि जो आश्वासन हम 40 दिन रोड पे लड़े, उसके बाद जो सरकार ने मीडिया के सामने जो वादे किए खेल मंत्री जी ने, जब सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही तो उसके बाद हम कैसे क्या कर सकते हैं। आप क्या पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे? बजरंग भाई तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर में आपने वहाँ पे छोड़ दिया है क्या? मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे नहीं कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो इन्हीं यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं घर जाऊँगा यहाँ से। पहले जंतर मंतर पर लगातार विरोध प्रदर्शन और फिर ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह का कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनना। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगाते रहे। आरोप छेड़छाड़ से लेकर यौन शोषण तक के थे। एफआईआर दर्ज हुई, जांच भी हुई, मामला कोर्ट तक गया, लेकिन खिलाड़ी इतने वर्ष से संतुष्ट नहीं हो पाए। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई चाहते थे कि हो। उनका कहना है कि वो जैसी कार्रवाई चाहते थे वैसी कार्रवाई हुई नहीं, उल्टा ब्रजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह कुश्ती संघ के नए अध्यक्ष बन गए।
इसके बाद खिलाड़ियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खिलाड़ी संजय सिंह के कुश्ती संघ का नया अध्यक्ष बनने से हताश और निराश दिखे। अब इन खिलाड़ियों को लग रहा है कि जो भी भरोसा दिया गया था, कार्रवाई का वो दिखावा थी। जवाब आना चाहिए जिससे आगे कोई भी खिलाड़ी साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की तरह दुखी ना हो और ना ही खेल से ज्यादा खुद से खिलवाड़ होने के वो आरोप लगाए। अब बढ़ते हैं एक और इंटरेस्टिंग खबर की ओर। बाढ़ से राहत के लिए पैकेज मांगने दिल्ली पहुंचे थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, लेकिन वो जिस विमान से गए उस पर ही सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। आखिर क्या है विमान पर सियासत की ये कहानी, आपको जरूर देखनी चाहिए। ये है वो वीडियो जिसमें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और दूसरे मंत्री एक निजी जेट विमान से दिल्ली लौट रहे हैं। राज्य में बीजेपी और कांग्रेस इस वीडियो से आमने सामने हैं। कर्नाटक के एक मंत्री जमीर अहमद खान भी सिद्धारमैया के साथ दिल्ली गए थे, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने और बाढ़ के लिए राहत मांगने। उन्होंने ही विमान की पोस्ट डाली। बीजेपी ने फौरन इस पर नाखुशी जाहिर कर दी। ये वीडियो दौलत और फिजूल खर्ची को दिखाता है। ये बेहद निंदनीय है। जब सूखा और किसानों की समस्याएं की बात हो रही हो, तब उन मुख्यमंत्री का जो खुद को समाजवादी कहते हैं, आम उड़ान के बजाय चार्टर्ड फ्लाइट लेना निंदनीय है। फंड्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ड्रॉट हिट स्टेट। कर्नाटक के 200 से ज्यादा तालुका सूखाग्रस्त घोषित किए गए हैं और राज्य में पिछले एक साल से तकरीबन 180 किसानों ने अपनी जान दी है। कांग्रेस ने भी शानदार निजी विमान की यात्रा को लेकर फौरन सफाई दी। कहा दूसरी उड़ानों में कोई टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए मुख्यमंत्री को जेट विमान लेना पड़ा। स्पेशल फ्लाइट में आना गलत क्या है? अभी नरेंद्र मोदी जी 100 किलोमीटर भी जाना तो स्पेशल फ्लाइट यूज कर सकते हैं। फ्लाइट ऐसी होता है, जो बुकिंग करते हैं, जो बुकिंग करने के बाद जो फ्लाइट देता है वो फ्लाइट अपना खुद का फ्लाइट खरीदी किया थोड़ी खरीदी किया। प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन टू बीजेपी पीपल। प्रधानमंत्री मोदी कैसे सफर करते हैं, ये सवाल बीजेपी के लोगों से पूछिए। ಒಬ್ಬರೇ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏಕ್ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ? जब से कांग्रेस सत्ता में आई है, बीजेपी उसे गरीब विरोधी साबित करने में लगी है। इस वीडियो से बीजेपी को अपने हमलों के लिए और हथियार मिल गए हैं, क्योंकि जहां सूखा और किसानों की दिक्कत की बात हो रही है, वहां वीडियो जश्न का माहौल दिखा रहा है। प्रतिभा रमन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बात शाहरुख खान की। शाहरुख खान की फिल्म डंकी रिलीज हो चुकी है। फिल्म का पहला शो कल सुबह 5:55 तड़के भोरे सुबह मुंबई के बांद्रा के गेटी गैलेक्सी में रखा गया था, जिसका आयोजन एसआरके यूनिवर्स की ओर से किया गया। इतनी सुबह भी बड़ी संख्या में शाहरुख के फैंस फिल्म देखने पहुंचे और खूब मस्ती भी की। आतिशबाजी, ढोल, नगाड़े, पोस्टर, बैनर लिए किंग खान के फैंस पूरे जोश में नजर आए। पठान और जवान जैसी 2 ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट फिल्में शाहरुख खान ने इसी साल दी हैं। ये इस साल की उनकी तीसरी फिल्म है, जो साल के आखिरी हफ्ते में रिलीज हुई है। इससे भी बहुत उम्मीदें की जा रही हैं कि ये पठान और जवान के रिकॉर्ड तोड़ेगी। जहां डंकी की पहले दिन की कमाई करीब 30 करोड़ रही, वहीं साथ में रिलीज हुई एक और बड़ी फिल्म सालार की एडवांस बुकिंग से ही करीब 49 करोड़ आ चुके हैं। हाल के दिनों में फिल्म के प्रमोशन के लिए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। डंकी का जैसे कि पहला शो सुबह 5:55 पर रखा गया, वो भी इसलिए क्योंकि शाहरुख खान का लकी नंबर 555 माना जाता है। शायद उनकी कार का नंबर भी 555 ही है। देखा जाए तो ये साल हम शाहरुख खान का साल कह सकते हैं, क्योंकि लगातार 3 फिल्मों के सुपरहिट होने के बाद इसको हैट्रिक ही कहेंगे, क्योंकि पठान हिट तो थी, उसके बाद सुपरहिट थी जवान, और उसके बाद हम डंकी की बात करें तो इसके फर्स्ट डे का कलेक्शन जो दिखाता है उससे मुझे लगता है कि वो ग्रो होगा। और इन तीनों फिल्मों में सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनकी एडवांस बुकिंग बड़ी स्ट्रांग खुली हुई थी। अगर हम पठान की बात करें तो करीब 12 लाख टिकटें इसकी एडवांस बुकिंग में चले गई थी और इसके फर्स्ट डे का कलेक्शन था 57 करोड़। उसके बाद हम जवान की अगर बात करें तो उसकी एडवांस बुकिंग करीब 16 लाख टिकटों की हुई थी और उसका फर्स्ट डे का कलेक्शन था वर्ल्ड वाइड 63 करोड़। और आज
जब हम डंकी की बात कर रहे हैं तो डंकी का एडवांस बुकिंग करीब 2 से 2.5 लाख टिकटों का था और उसके पहले दिन की कलेक्शन की बात करें तो वो है 30 करोड़ का। तो इसका मतलब ये है कि डंकी का फर्स्ट डे उतना बड़ा नहीं रहा है जितना जवान और पठान का रहा। उसका कारण ये है कि उसमें बहुत पॉपुलिस्ट एलिमेंट थे, इसमें बहुत सीरियस इश्यूज है और साथ ही साथ इसका जो प्रमोशन है वो एज अ फैमिली फिल्म किया गया है, इसलिए फ्राइडे के बाद यानी कि सैटरडे संडे ये ग्रो होगी और एक्सपोनेंशियली ग्रो होगी। तो मुझे लगता है कि शाहरुख खान की ये फिल्म 100 करोड़ करने में करीब 4 या 5 दिन लेगी, जो कि दूसरे सिलसिले में अगर हम इसको कंपेयर करें पठान से या जवान से तो 2 दिन में ही वो 100 करोड़ कर रही थी। इसलिए हो सकता है कि वो वक्त ज्यादा ले लेगा डंकी, लेकिन हैट्रिक करने में कोई भी कसर शाहरुख खान की ये फिल्म नहीं रखेगी। तो गिरीश वानखेड़े के इस बयान से समझ में आता है कि हैट्रिक तो करेगी पर तीसरा विकेट जो लेगी वो शायद थोड़ा सा उतना इंप्रेसिव नहीं होगा जितना इंप्रेसिव पहले 2 विकेट थे। तो पहले पठान और फिर जवान और अब डंकी के प्रमोशन के लिए दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का इस्तेमाल इस बार भी शाहरुख खान ने किया। शाहरुख अपनी हाल की तमाम रिलीज से पहले वैष्णो देवी मंदिर भी जाते हैं, जो इस बार भी गए, जो कि एक खबर बनी। क्या 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 शाहरुख खान ने प्रमोशन के लिए इस फिल्म के, जरा उस पर नजर डालते हैं। जवान साल 2023 की टॉप ओपनर फिल्म रही। रिलीज के पहले दिन फिल्म की 75 करोड़ की रिकॉर्ड ओपनिंग रही, जो आज तक किसी हिंदी फिल्म ने नहीं की है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी पठान ने पहले दिन 57 करोड़ रुपए कमाए थे। पठान साल 2023 की तीसरी टॉप ओपनर मानी जा रही है। वहीं अगर बात डंकी की जाए तो पहले दिन की कमाई करीब 30 करोड़ रुपए रही, जो कि जवान के 75 के मुकाबले करीब करीब 1/3 है। जाहिर सी बात है डंकी फिलहाल पठान और जवान से बहुत पीछे है, लेकिन ये माना जा रहा है कि वीकेंड अब शुरू हुआ है। क्रिसमस की छुट्टी भी सोमवार को है, तो ऐसे में इस वक्त में शनिवार, इतवार और सोमवार को फिल्म की कमाई बढ़े, तेजी से आगे बढ़े और जो 2 दिन में नहीं कमा पाई शुरुआती, वो शायद इन 3 दिनों में रिकवर कर ले। लेकिन एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो आपको हमने सुनवाई दिया है। फिलहाल खबरों की खबर में मेरे साथ आज इतना ही। आप सबको शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, वीकेंड आपका शुभ हो।